करीब 32 साल की महिला का एक कत्ल कर दिया जाता है एंड उसका कत्ल कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उसकी शिनाख्त भी ना हो सके। सबसे पहले कातिल यानी कि उसके सर को उसके जिस्म से अलग करता है। फिर उसको ख्याल आता है कि फिंगरप्रिंट से भी उसकी शिनाख्त हो सकती है। फिर वो उसके दोनों हाथ काटता है एंड उनको एक पॉलिथीन में भर के अपने साथ ले जाता है। हत्यारा जो कि एक बस ड्राइवर था, वो उस पॉलिथीन को अपने बैग में भर के बस में अपने साथ लेकर जाता है एंड उस पॉलिथीन को कुछ दूर जाकर टायरों के नीचे बार-बार कुचलता है। लगभग वो 4 से 5 बार उस पॉलिथीन को अपने बस के टायरों के नीचे रख के कुचलता है एंड उनका पूरा कचूमर निकाल देता है। जब उसको पूरा ये एहसास हो जाता है कि अब उनकी शिनाख्त कोई नहीं कर सकता है, तब वो उस पॉलिथीन को वापस उठाता है एंड पास में ही जाकर एक रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। यह घटना है 6 नवंबर 2025 की। पुलिस को लगभग 11 बजे कॉल आता है, सूचना मिलती है कि पास में ही नोएडा के सेक्टर 82 के एक नाले में एक महिला की लाश मिली है। कुछ राहगीरों ने उसको चलते हुए देखा था एंड वो पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है एंड साथ ही साथ ये देखती है कि उस लाश के ना तो हाथ थे ना सर था, सिर्फ शरीर का कुछ हिस्सा बचा हुआ था यानी कि पैर बचे हुए थे और पूरे अपर बॉडी बची हुई थी एंड पैरों में उस जिसकी भी लाश थी उसने बिछुए पहने हुए थे। जिन बिच्छुओं को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये लाश एक महिला की लाश है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल रही हो। पुलिस के लिए ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस उस रास्ते पर खड़ी थी जहां उसके लिए कोई भी क्लू नहीं था। पुलिस के पास सिर्फ क्लू के नाम पर एक फाइल थी, कुछ बिच्छू मतलब फाइल इन द सेंस बिच्छुएं थी, जो जिससे पुलिस को कातिल का पता लगाना था। पोस्टमार्टम के थ्रू पता चलता है कि इस महिला की जो हत्या है वो लगभग 16 से 17 घंटे पहले कर दी गई। इसी दौरान पुलिस जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो इस जांच के दौरान पुलिस लगभग 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज को खंगालती है। लगभग 60,000 से ज्यादा मोबाइल फोन को ट्रेस किया जाता है एंड 11,000 वाहनों को भी ट्रेस किया जाता है, जिसमें से पुलिस 44 वाहनों को शॉर्टलिस्ट करती है एज अ संदिग्ध। इन्हीं 44 संदिग्ध वाहनों में से एक नीली बस थी जिसको पुलिस सबसे ज्यादा अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखती है, जिसका जो नंबर होता है वो होता है UP16 KT 0037। यह बस मोनू सिंह नाम का ड्राइवर चलाया करता था। मोनू सोलंकी जो कि गांव एटा का रहने वाला था, वो पास में ही बरोला गांव में रहा करता था। पुलिस जब मोनू को हिरासत में लेती है एंड उससे सवाल पूछताछ करती है कि वो इस टाइम पर कहाँ था, पुलिस को उसकी बातें कुछ अटपटी लगती हैं। मोनू नोएडा के बरोला गांव में अपनी पत्नी और 3 बच्चे जिसमें उसकी 2 बेटियां और एक बेटा शामिल थे, नोएडा के बरोला गांव में रह रहा था। मोनू पिछले 6 महीनों से राधा स्वामी सत्संग में इस बस को चलाया करता था। खैर, पुलिस जब मोनू के घर से पूछताछ करके निकल ही रही होती है तो आस पड़ोस के कुछ लोग पुलिस आते हैं कि ये 3-4 घर छोड़कर एक लेडी का घर है जिसका नाम है प्रीति यादव एंड उसका कहीं ना कहीं लिंक मोनू सिंह से जुड़ रहा था। पुलिस जब प्रीति यादव के घर पहुंचती है तो वहां जाकर पता चलता है कि प्रीति यादव के जो बच्चे हैं वो मोनू सिंह के पास ही रह रहे हैं एंड कुछ टाइम से प्रीति यादव लापता है। तो जैसे ही पुलिस को ये चीज पता चलती है, पुलिस वापस मोनू के पास पहुंचती है। पुलिस जैसे ही मोनू से दोबारा पूछताछ करती है, मोनू पुलिस को वापस से अपनी बातों में घुमाने लगता है। फिर पुलिस अपना तरीका अपनाती है, थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है एंड जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ करती है तो मोनू एक ऐसा राज खोलता है जिस राज से इस केस की गुत्थी सुलझ गई। साथ ही साथ जब पुलिस मोनू के घर पहुंची थी तो वहां पर उस जो अधकटी लाश थी उसकी फोटोग्राफ भी पुलिस ने क्लिक कर रखी थी। तो साथ ही साथ वो फोटोग्राफ पुलिस जो प्रीति के बच्चे होते हैं जो मोनू के साथ रह रहे होते हैं उनको भी दिखाती है एंड फोटो दिखाने की ही देर थी तो प्रीति के बच्चे होते हैं वो तुरंत उस फोटो को देखकर ये पहचान लेते हैं कि ये बिच में उनकी माँ के हैं। पुलिस को जैसे ही कंफर्म होता है कि ये लाश प्रीति यादव की है, पुलिस तुरंत मोनू को हिरासत में लेती है एंड अपने साथ लेकर चली जाती है। वहां पे जाकर मोनू एक ऐसा राज खोलता है जिसमें वो इस केस की पूरी कहानी सुनाता है। तो कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार थी। मोनू ने पुलिस को बताया कि इस महिला का नाम पूरा प्रीति खातून स्लैश यादव स्लैश देवी था, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। वो कुछ टाइम पहले ही इस बरोला गांव में रहने आई थी एंड पास में ही एक फैक्ट्री में काम किया करती। प्रीति जो मोनू की पड़ोसी भी थी, उसका मोनू की जो माँ है उसके साथ दोस्ती हो जाती है। तो वो धीरे धीरे मोनू के घर भी आना शुरू कर देती है। जैसे ही प्रीति मोनू के घर आना शुरू करती है, उसकी बातचीत मोनू के साथ भी शुरू हो जाती है एंड इन दोनों का एक प्रेम संबंध शुरू हो जाता है, जो कि आगे जाकर इस भयानक घटना का रूप लेता है।
जैसे मोनू और प्रीति नज़दीक आते हैं, उनके बीच रिलेशन बनते हैं, तो प्रीति जो होती है वो मोनू पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। वो ये कहती है कि या तो मेरे साथ शादी करो या फिर मुझे 45 लाख रुपए दो। एंड साथ ही साथ वो मोनू को ये कहकर भी धमकाती थी कि अगर तुमने पैसे मुझे नहीं दिए या मेरे साथ शादी नहीं करी, तो मैं तुम्हारी बच्ची को उनके साथ ऐसे काम करवाऊँगी जिससे मैं उनसे पैसा वसूल करूँगी। दोस्तों, यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो किस तरफ मोनू को इशारा कर रही थी, साथ ही साथ मोनू को किस चीज़ के लिए धमकी दे रही थी। खैर, मोनू का ये सब सुनकर खून काफ़ी खौल जाता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, दोनों के रिश्ते आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी प्रीति इस मामले में बात करती, मोनू टरका दिया करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसी आती है एक लेकिन एक शाम कुछ ऐसी आती है, जब मोनू से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं एंड वो प्रीति को अपने साथ लेकर एक सुनसान इलाके में जाता है। दिन आता है 5 नवंबर 2025 का, जब मोनू अपनी एसी बस में प्रीति को अपने साथ लेकर जाता है एंड साथ ही साथ वो उस बस को अलग-अलग जगहों पर घुमाता है, कभी सेक्टर 49, कभी सेक्टर 100, कभी सेक्टर 98। जैसे ही एक जगह पर वो बस को रोकता है तो मोनू प्रीति को मैगी खाने के लिए नीचे बुलाता है एंड उसको मैगी खिलाने के लिए दे देता है। जैसे ही प्रीति मैगी खाने लगती है, उनकी फिर वही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रीति फिर उसको धमकाना शुरू कर देती है एंड कहने लग जाती है कि तूने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी बच्चों के साथ देख लेना ये अंजाम करूँगी। ये कहकर जैसे ही मोनू ये सब चीज़ सुनता है, उसका खून खौल जाता है एंड वो तुरंत बस में जाकर एक धारदार हथियार जो रखा होता है उसको निकाल के लाता है एंड प्रीति पर वार करना शुरू कर देता है। वो प्रीति पर तब तक वार करता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इससे ही प्रीति अपना दम तोड़ देती है। मोनू ये सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। खैर, अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन कत्ल होने के बाद अब मोनू ये सोचता है कि इससे बचा कैसे जाए। उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी थी, क्राइम स्टोरीज़ के बारे में सुन भी रखा था। उसको यही था कि अगर पुलिस को ट्रेसेस नहीं मिलेंगे तो वो बच जाएगा। इसीलिए वो प्रीति के सर को अलग करता है, उसके हाथ काटता है ताकि कोई ट्रेसेस पुलिस को ना मिले। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसके जो बच्चे होते हैं जिनको वो अपने घर में रखेगा, वो ही एट द एंड उसके इस कत्ल को खुलासा करने में पुलिस की मदद कर देंगे, क्योंकि वही बच्चे थे जिन्होंने प्रीति की सैंपलों को पहचाना था एंड उन्होंने कंफर्म किया था ये सैंपल उनकी माँ की थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि अपराधी कितना शातिर ही क्यों ना हो, पुलिस अगर अपनी चीज़ें ढूँढने पे आती है तो उसको वो कहीं से भी ढूँढ कर निकाल देती है। इस केस से हमें ये भी समझ आता है कि अक्सर गुस्सा 2 ज़िंदगी ज़रूर खराब करता है। एक वो जो कर रहा है, एक वो जिसके साथ बीत रहा है। अगर मोनू सही समय पर पुलिस की मदद लेता एंड प्रीति के इस रवैये को पुलिस को इन्फॉर्म करता, हालाँकि होता कि थोड़ा उसके परिवार में थोड़ा क्लेश होता, थोड़ी चीज़ें हिलती, लेकिन वो ज़िंदगी भर के इस क्राइम से, इस जेल जाने के पीछे छुट जाता ना, और साथ ही साथ प्रीति भी आज ज़िंदा हो। तो दोस्तों, तभी कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो तुरंत पुलिस के पास जाएँ, नहीं तो अपने किसी ऐसे सलाहकार के पास जाएँ जो आपको सही टाइम पे सही सलाह दे सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।